Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today in this video I am going to discuss some important multiple choice question based on moment of inertia and especially based on the application of theorems of moment of inertia. So let me start. So this is our first question. Two dishes have mass ratio 1:2 and diameter ratio 2:1. Then find the ratio of their moment of inertia. तो हमें यहाँ पर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम स्टैंडर्ड एक्सिस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, जो कि होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ द डिस्क है और आर उसकी रेडियस है। तो यहां पर जो गिवन है वो है मास का रेशियो गिवन है m1/m2 गिवन है 1:2 है। डायमीटर का रेशियो गिवन है d1/d2 = 2:1 है। और जो डायमीटर का रेशियो होता है वही उसके रेडियाई में भी रेशियो होता है। तो रेडियस का भी रेशियो 2/1 ही हो गया, 2:1 ही हो गया। अब हम फार्मूला लिखें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m1r1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 r2 स्क्वायर। तो 1/2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया m1/m2 इंटू r1/r2 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू रख दीजिए। तो m1/m2 क्या है? 1/2 है और r1/r2 2/1 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू 4/1, तो ये हो गया 2/1। तो हमारा रेशियो आ गया है 2:1। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पर फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, एक डिस्क गिवन है जिसका कि रेडियस जो है वो r है और मास जो है वो m है। ये सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disc about the perpendicular axis passing through the center? यानी जो ओरिजिनल डिस्क है उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है और उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट पता करनी है। जो ओरिजिनल डिस्क थी उसकी रेडियस r है, मास m है और उसमें से एक r डायमीटर मतलब r/2 रेडियस का एक डिस्क कट की गई है जिसकी की बाउंड्री जो है, जिसका की रिम जो है वो उसके सेंटर से ही पास हो रही है। ऐसा मैंने फिगर बना रखा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस जो कट डिस्क है जिसकी रेडियस r/2 है उस डिस्क का मास पता कर ले, क्योंकि मास की रिक्वायरमेंट होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। फिर हम रिमेनिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल जो डिस्क थी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पता करें और उसमें से माइनस कर दें जो कट की गई डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। उसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है ना। तो पहले तो मास पता कर लेते हैं कि जो पोर्शन कट किया गया है उसका मास कितना होगा। इस ओरिजिनल डिस्क का मास जो है वो कैपिटल M दिया गया है। तो मास जो होता है, देखिए मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है ना। अब मान ले हम इसका वॉल्यूम जो है कैसे निकालेंगे कि इसका एरिया इनटू इसकी थिकनेस यानी हाइट। तो इस ओरिजिनल डिस्क का एरिया है πr², थिकनेस मान लिया t है, मतलब ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी मान लिया सिग्मा है, तो ये हो गई m की वैल्यू। जो कट की गई डिस्क है जिसकी रेडियस r/2 है उसका मास निकालिए πr/2 का होल स्क्वायर इंटू थिकनेस उसकी भी t है और डेंसिटी वही सिग्मा हो गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया तो हमें मिला πr² t इंटू सिग्मा अपॉन 4 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो वही है जो m इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यानी πr² t इंटू सिग्मा। तो इसका मतलब m डैश जो है वो m/4 के इक्वल है।
मतलब ये जो कट किया गया पोर्शन है उसका मास m/4 है। m किसका मास है? ओरिजिनल डिस्क का मास है। तो जब हमें इसका मास पता लग गया है तो हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं, है ना। देखिएगा, आई ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आई ओरिजिनल माइनस आई ऑफ कट पार्ट। और हमें दोनों केसेस में ओरिजिनल की भी इसी एक्सिस के अबाउट पता करनी है और कट पार्ट की जो डिस्क है उसकी भी इसी एक्सिस के अबाउट पता करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके सेंटर से पास होता हुआ एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि इस ओरिजिनल एक्सिस जो कि सेंटर ओ से पास हो रहा है उसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मालूम होगा स्टेटमेंट कि I इज इक्वल टू होता है ICM प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे जब हम इस कट की गई डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो कट पार्ट है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो कि O से पास हो रहा है निकालेंगे। तो ICM क्या होगा? इस कट पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस मास इसका इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? ये वाली डिस्टेंस वो है r/2। टू पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस जो है वो r/2 है। तो देखिएगा, ओरिजिनल 1/2 mr² माइनस कर देना है हमें। तो पहले तो हम ICM लिखेंगे इसका, इस कट पार्ट का की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। फार्मूला तो वही रहेगा क्योंकि वो भी डिस्क ही है जो कट की गई है। तो mr² लिखिए पहले। तो मास कितना है? अभी बात हो गई थी, इसका मास जो है m/4 है, तो हमने लिख दिया m/4 इंटू r कितनी है? r/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, mr² अपॉन 2 ICM हो गया, प्लस मास ऑफ दिस कट पार्ट m/4 इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस जो कि r/2 ही है। तो ये हमने सॉल्व किया। तो 1/2 mr² माइनस, इसको सॉल्व करें देखिएगा, तो ये हो जाएगा mr² ऊपर आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32। तो ये हो जाएगा mr² अपॉन 32 प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा mr² अपॉन ये 4 होगा, ये भी 4 है, 16 हो गया। तो 1/2 mr² माइनस यहाँ पर LCM हो जाएगा 32, तो ये mr² प्लस 2mr², तो ये हो गया 3mr², ठीक है। तो 1/2 mr² माइनस ये हो गया 3mr² अपॉन 32। एलसीएम कितना हो गया? 32 हो गया, तो ये हो गया 16mr² माइनस 3mr² इज इक्वल टू हो गया 16 में से 3 निकल जाएगा तो 13mr² अपॉन 32। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क, यानी कट करने के बाद r/2 रेडियस की एक डिस्क जो कट की गई है उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन था उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 13mr²/32 आ गई। इस तरह से हमारा ये ए पार्ट करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिएगा फिगर मैंने यहां भी बना रखा है। 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है, स्फेयर है। ईच ऑफ द मास m एंड रेडियस स्मॉल r गिवन है
are placed as shown in figure. Consider the axis x dash which is touching the two cell. इन देखिए नीचे वाले सेल्स को टच कर रहा है ये एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द थर्ड सेल. इस थर्ड सेल के डायमीटर के अलोंग ये पास हो रहा है. हमें पता करना है एमआई ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग दीज थ्री स्फेरिकल सेल अबाउट द एक्स एक्सिस. अब देखिए हमें यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेल की पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन. जो ऊपर वाला सेल है ये कहां से पास हो रहा है? इसके सेंटर से पास हो रहा है. डायमीटर के अलोंग पास हो रहा मतलब इसके सेंटर से पास हो रहा हुआ. तो क्या है कि किसी भी स्फेरिकल सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर या कहें पासिंग थ्रू द डायमीटर या कहें अलोंग द डायमीटर, वो होती है सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होती है. तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाले सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2/3 mr² हो जाएगी, है ना. लेकिन यहां पर जो मास दिया हुआ वो स्मॉल m है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं. 2/3 mr². हाँ, जो नीचे वाले सेल हैं उसको ये एक्सिस, उनको ये एक्सिस क्या करता है? टच करता हुआ जाता है. यानी टेंजेंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए. तो ये जो हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, और दोनों ये थर्ड हो गया. तो इन दोनों स्फेरिकल सेल को टच करता हुआ ये एक्सिस जा रहा है. तो सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट द टेंजेंट, है ना. तो ये तो किसी भी सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. तो इन सेल्स की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर वही हो जाएगी. और ये जो एक्स डैश है वो इस एक्सिस के, जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी मालूम है 2/3 mr² है. इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा है ओ और ओ डैश से पास हो रहा है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? 2/3 mr² है. और उसके पैरेलल है ये एक्स डैश, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, है ना. बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी r. और मास हमें मालूम ही है, ये जो स्फेरिकल सेल है इनका मास मालूम है. तो फार्मूला कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का I = होता है ICM प्लस m(h²) परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. तो ICM तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सेल इक्वल हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड स्फेरिकल सेल अबाउट दिस एक्स एक्सिस के, जो कि टेंजेंट है. दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगी, तो एक ही बार में निकाल लेते हैं. तो इस तरह से ICM क्या होगी? 2/3 mr² हो जाएगा, प्लस ये तो हो गया ICM मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. तो मास तो इसका m ही है और डिस्टेंस जो है वो है r, तो r² हो गया. इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 5 mr²/3. तो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेफ्ट वाले सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? 5 mr²/3. और इसकी भी हो गई 5 mr²/3. ये किस एक्सिस के अबाउट है? एक्स एक्सिस के, एक्स डैश एक्सिस के अबाउट है. अब इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें. कौन कौन सी? ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऊपर वाले सेल की, क्योंकि ये एक्सिस जो है उसके सेंटर से ही पास हो रहा है, और नीचे वाले दो सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट इतनी होंगी. तो दिस प्लस दिस ऐड कर दें तो हमें पता लग जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्स डैश. एक्स डैश इक्वल हो जाएगा 5/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 2/3 mr². तो 5 + 5 10
और 2, ये हो गया 12 mr² हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, टोटल हो गया 4mr²। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग पता करनी है। अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, ऐसा गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट द डायमीटर इज आई, द mi of the same ring about that axis perpendicular to its plane and passing through its center। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैंने डिस्क बना रखी है, ये क्या रिंग बना रखी है, और इस रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आई गिवन है। हमें पता करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब ये हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करनी है। इसको हम y बाई डैश पर लिख लेते हैं। तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए मान लिया ये डायमीटर ए बी है और एक दूसरा डायमीटर ले लेते हैं सी डी। तो आई ए बी इज इक्वल टू होगा आई सी डी। ये क्यों होगा? क्योंकि ये जो हमारी रिंग है यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म रिंग है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर ए बी की होगी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर सी डी होगी। मतलब ए बी और सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? आई होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर आई है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब आई एक्स और आई वाई क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिसेस हैं। एक्स और वाई जो एक्सिस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर हमारे डायमीटर हैं, तो आई ए बी जो कि परपेंडिकुलर हमने डायमीटर लिए हुए हैं आई सी डी, और हमें यही पता करनी है। और इसकी जगह हम लिखेंगे आई जेड की जगह लिखेंगे वाई वाई डैश। तो आई ए बी की वैल्यू गिवन है, आई क्वेश्चन में गिवन है। आई सी डी के अबाउट भी आई ही होगी, तो इस तरह से 2i हो गए। आई वाई वाई डैश एज पर द रिक्वायरमेंट क्या आ गई? 2i आ गई। तो बी पार्ट हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये पार्टिकल ऑफ मास इज अटैच्ड टू अ रिम टू अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ ए at a distance a by 4 from the midpoint C as shown in the figure. The mass of the rod is 4 meter. Mass of the rod is 4 m, not meter. The moment of inertia of the combined system about an axis passing through O perpendicular to the rod is. इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन गिवन है। यहां पर रॉड का मास जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है? 4 m गिवन है। पूरी रॉड का मास जो है वो 4 m है, ठीक है। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट जो कि O से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालनी है। तो हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, यानी एंड से पास हो रहा है कोई एक्सिस और लेंथ के, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है mL²/3। ये फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ, एल क्या है? लेंथ है, और ये मास ऑफ द रॉड है। तो इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लें, और फिर जो मास रखा हुआ है उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वो निकाल दें, ऐड कर दें, तो पूरा सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। तो आई, इसको हम वाई वाई डैश लिख लेते हैं। तो आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगी एम आई ऑफ द रॉड ऑफ फुल लेंथ, है ना। रॉड की लेंथ जो दी गई है वो ए दी गई है, एम आई ऑफ रॉड ऑफ लेंथ ए
प्लस एम आई ऑफ मास एम प्लेस्ड कहां पर रखा हुआ है, इस ओ पॉइंट से कहां पर रखा हुआ है, इन दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड कर लेंगे। ये डिस्टेंस जो लिखी हुई है ये a/2 है, यहां से यहां तक, है ना। तो a/2 प्लस a/4 मिला करके ये डिस्टेंस हमें पता लग जाएगी जहां पर ये मास रखा हुआ है ना। तो एम आई ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ a अबाउट दिस y एक्सिस जो है हो जाएगी, इसका मास जो है 4m है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मास की जगह हमने 4m लिख दिया, और लेंथ पूरी रॉड की क्या है, a है, तो a² हो गया अपॉन 3 प्लस अब इस मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि m मास का पार्टिकल है उसकी इस एक्सिस के अबाउट और लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 प्लस a/4, तो ये हो गया 4 2a प्लस a यानी 3a/4 हो जाएगी, 3a/4 का होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम की इस एक्सिस के अबाउट जो कि O से पास हो रहा है पता लग जाएगा। तो ये हो गया, देखिएगा 4ma² प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 9ma² अपॉन 4 4 जा 16, इनको हम ऐड करते हैं तो i बाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 48 और 3 इसका आ जाएगा 16 जा और 16 64ma² प्लस और ये 16 3 जा 9 3 जा 27ma²। इस तरह से इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 91ma² बाई 48। तो इस सिस्टम रॉड सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y एक्सिस के अबाउट पता हो गई। तो यहां पर भी सिंपली हमने क्या किया, इस पूरी रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड पता कर ली इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर जो मास रखा था उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उस मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y डैश एक्सिस पता की, ऐड कर दी तो पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो गई। नेक्स्ट देखिए यहां पर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर अबाउट द डायमीटर। देखिएगा डायमीटर एक स्टैंडर्ड एक्सिस है, मतलब वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर नहीं है, ये पूरा सॉलिड है, ऐसा गिवन है, सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो हमें मालूम है, वो होती है 2/5mr² होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यह मास है और r रेडियस है उस स्फीयर की। हमें यहां पर जो पता करनी है उसमें डेंसिटी गिवन है, ये रो डेंसिटी है और रेडियस उसकी इतनी है ना। तो इसी फार्मूले में हम बात करते हैं कि मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई, और यहां पर रेडियस जो दी गई है वो r है तो r³ हो जाएगा इनटू रो। अब फार्मूला यही लगा दें, I इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5mr²। ठीक है, तो 2/5 इंटू मास 4/3। देखिए पाई के टर्म्स में आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पाई की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी, तो 22/7 हम मास की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ये हो गया r³ इंटू रो, ये तो हो गया मास इंटू r²। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 17 अपान ये हो गया 105, r⁵ हो गया इंटू रो हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या कहें अबाउट इट्स डायमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर। द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, सर्टेनली उस पर डिपेंड करते हैं। चॉइस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी चेंज हो जाएगी, कोई कांस्टेंट नहीं होती है। तो जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ पर्टिकुलर बॉडी चेंज हो जाएगी। नेचर ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन, उस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, किधर ज़्यादा किधर कम है, उस पर भी डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। और इस तरह से ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारा जो ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फार्मूला ये जो होता है वो एम के स्क्वायर होता है, आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, और के जो होती है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन होती है, ये मास है के। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर के की वैल्यू डिपेंड करती है ना। और हालांकि मास पे डिपेंड नहीं करती, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, if two dishes have same mass and thickness but their densities are ρ1 and ρ2, then the ratio of their moment of inertia about the central axis। ये मैंने एक डिश बना रखी है, ऐसी 2 डिशेज हैं, मास उनका सेम है, सेम मास है, थिकनेस भी सेम है। तो अभी हमने थिकनेस मान लिया, ये थिकनेस हो गई इसकी। ऐसी 2 डिशेज हैं, ठीक है, ऐसी 2 डिशेज है। तो डेंसिटी का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास तो सेम है तो इसको तो वही रहने दीजिए। वॉल्यूम ऑफ 2 डिशेज, थिकनेस सेम है बताया गया है ना। तो यहां पर एरिया लिखा पाई आर स्क्वायर है ना, रेडियस के बारे में नहीं दिया हुआ है, इसका रेडियस डिफरेंट नहीं होगी है ना। तो r1 स्क्वायर, ये हम ρ1 की बात कर रहे हैं, ρ1 इज इक्वल टू m अपान v1 मास अपान पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया इंटू थिकनेस कर दिया, तो ये वॉल्यूम हो गया है ना। तो ρ1 की वैल्यू आ गई मास अपान पाई r1 स्क्वायर इंटू टी, टी इसकी थिकनेस है। दूसरी जो हमारी डिश है उसकी भी थिकनेस टी ही है, रेडियस अलग होगी। तो इस तरह से r1 की वैल्यू निकाल लें तो r1 इज इक्वल टू हो जाएगा m अपान पाई ρ1 इंटू टी, r1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई r1 स्क्वायर को इधर ले आए तो ये मास अपान पाई ρ1 इंटू टी आ गया। इसी तरह से r2 जो है, r2 का स्क्वायर आ जाएगा, जो दूसरी डिश की रेडियस है, मास सेम है, अपान पाई, अब की उसकी डेंसिटी आ जाएगी सेकंड वाली डिस्क की, और थिकनेस उसकी भी टी ही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऑफ ए डिश अबाउट दिस एक्सिस, वो जो होती है वो होती है 1/2 mr स्क्वायर। हमें यहां पर क्या निकालना है, देन द रेशियो निकालना है ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 डिशेज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। तो निकाल लीजिए। अब हमने यहाँ पर r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर की वैल्यू पता कर ली है, तो I1 अपान I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, मास सेम है, r1 स्क्वायर अपान 1/2 m r2 स्क्वायर, तो ये तो कट गया, तो ये आ गया r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो होगा। तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये है हमारा m पाई ρ1 इंटू टी, और अपान में करेंगे r2 स्क्वायर तो आ जाएगा पाई ρ2 इंटू टी अपान m, मास कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, टी कैंसिल आउट, तो ये आ गया ρ2 अपान ρ1। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, A rod of length L is composed of uniform length L by 2 of wood whose mass is mw
and uniform length L/2 of brass whose mass is mb, moment of inertia I of the rod about an axis perpendicular to the rod and through its center is equal to, मतलब ये पूरी रॉड है, उसका हाफ पोर्शन वुडन है और हाफ पोर्शन जो है वो ब्रास का बना हुआ है। L/2 जो है लेंथ में वुडन है और L/2 जो है लेंथ वो ब्रास की है, और उसके सेंटर से पास होते हुए होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वुडन पार्ट है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वन एंड पता करें, मतलब इसको एज ए वन रॉड कंसीडर करें, इसको भी एज ए वन रॉड कंसीडर करें, और लेंथ हमें मालूम ही है L/2 है ना। इसका मास भी अलग से हमें मालूम है, इसका इधर वाले पोर्शन का मास कितना है mw है, और इधर वाले पोर्शन का मास जो है mb है, लेंथ भी मालूम है। देखा जाए ये केस क्या है, ये वो केस है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी रॉड के एंड पॉइंट से पास हो रहा है, हालांकि पूरी रॉड तो कंबाइंड है, लेकिन वुडन पार्ट के एंड से ही वो एक्सिस पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, ब्रॉस की रॉड के भी एंड पॉइंट से वो एक्सिस पास हो रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इस वाले पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें और ऐड कर दें, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगी। फार्मूला यहां पर कौन सा लगेगा, वो एंड पॉइंट वाला लगेगा, रॉड के एंड पॉइंट से जो एक्सिस पास होता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है क्या होती है, mL²/3। ये फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो I1 कितना हो जाएगा, वुडन पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी मान लिया I1 है, इसकी I2 है, तो I1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, मास कितना है इसका mw है, लेंथ कितनी है L/2 है, L/2 का होल स्क्वायर अपान 3 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा mw L² अपान 4 3 12। ये हो गया इधर वाले पार्ट का कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो गिवन एक्सिस है, जो कि एंड से पास हो रहा है, समझो वुडन रॉड के एंड से पास हो रहा है। उसी तरह से I2 निकाल लीजिए, mb हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर अपान 3, तो ये भी हो गया mb L²/12। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो हमें इस पूरे सिस्टम की, पूरे रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ पता लग जाएगी, है ना। तो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें बस ऐड कर देना है ना। तो ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा I1 है और ये I2 है, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। तो mw यहाँ पर देखिए L²/12 कॉमन है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो mw प्लस mb और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा L²/12। तो ये रॉड सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के जा रही है, और इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, the moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through its midpoint is I0. Its moment of inertia about an axis passing through its one end and perpendicular to length पता करनी है। तो ये रॉड है, यहाँ पर इस के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है वो गिवन है I0 I0। मास इसका रॉड का m है और लेंथ इसकी L है, ठीक है ना। हमें जो निकालना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ द एंड, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये मान लिया y डैश है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है जो कि I0 है, तो परपेंडिकुलर वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये जो एक्सिसेस हैं वो अब पैरेलल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है L/2 है, मास हमें मालूम ही है रॉड का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू होता है ICM प्लस mh², ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ICM।
तो हमें मालूम ही है, यही तो सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का, जो कि आई नॉट है, प्लस मास पूरी रॉड का कैपिटल एम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस कितना है, L/2 का होल स्क्वायर, आई नॉट प्लस एम L²/4। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है एज पर द गिवन सिचुएशन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का मतलब रिंग हो गया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस r at a distance r/2 around the rotating axis parallel to the horizontal diameter is, मतलब ये हॉरिजेंटल डायमीटर है जिस रेडियस इसकी r है, और इसके एक पैरल ये एक्सिस दिया गया है, मतलब x डैश, ये कितनी डिस्टेंस पे है, r/2 डिस्टेंस पे है। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश के अबाउट पता करनी है। तो हमें ये रिंग का केस है ना भाई, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर वाला फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, और इसी डायमीटर के पैरल जो दूसरा एक्सिस है x डैश एक्सिस, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करनी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो किसी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होती है, mr²/2, mr²/2 डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की होती है, और यही उस ICM भी हो जाएगा, ICM भी यही हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से, रिंग के सेंटर ऑफ मास से ही तो डायमीटर पास हो रहा है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल टू होता है ICM प्लस mh²। तो ICM ही तो है ये mr²/2 है ना, mr²/2 ये हो गया, मास m है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस वो है r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²/4। इसको ऐड कर लीजिए तो एलसीएम 4 हो गया, 2mr² प्लस mr², तो हो गया 3mr²/4। तो इस तरह से हमने इस एक्सिस यानी x डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर लूप की निकाल दी है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेनी है, तो निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन सभी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के।